गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या लिखा था लास्ट में आपने? अगला पॉइंट लिख लीजिए। अगला पॉइंट लिख लीजिए। बिमस्टेक बिमस्टेक के माध्यम से बिमस्टेक के माध्यम से भारत बिमस्टेक के माध्यम से भारत बहुपक्षीय कूटनीति जिससे इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को भी संतुलित किया जा सके। इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित किया जा सके। हेडिंग चेंज कर लीजिए। बिमस्टेक के साझे हित बिमस्टेक के साझे हित सदस्यों के बीच सदस्यों के बीच विवाद अनुपस्थित है। सदस्यों के बीच विवाद अनुपस्थित है और भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान में बौद्ध धर्म के साझे सांस्कृतिक आधार के कारण में बौद्ध धर्म के साझे सांस्कृतिक आधार के कारण बौद्ध धर्म के साझे सांस्कृतिक आधार के कारण व्यापार एवं व्यापार एवं पर्यटन की अत्यधिक संभावनाएं हैं। व्यापार और पर्यटन की अत्यधिक संभावनाएं हैं। अगला, भारत के पूर्वोत्तर राज्य को सुरक्षा बोझ के बजाय भारत के पूर्वोत्तर राज्य को सुरक्षा बोझ के बजाय आर्थिक वृद्धि के इंजन के रूप में भारत के पूर्वोत्तर राज्य को सुरक्षा बोझ के बजाय आर्थिक वृद्धि के इंजन के रूप में आर्थिक वृद्धि के इंजन के रूप में विकसित करने के लिए कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी पर बल दिया जा रहा है।
कनेक्टिविटी पर बल दिया जा रहा है। उसमें एक तो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसफर प्रोजेक्ट है, जो हमने बता भी रखा था। दूसरा थाईलैंड तक का रास्ता है, बांग्लादेश से अपने आप है, तो नॉर्थ ईस्ट को सीधा फायदा होगा। अगला पॉइंट, म्यांमार, बांग्लादेश। अगला पॉइंट, म्यांमार, बांग्लादेश और पूर्वोत्तर राज्य। म्यांमार, बांग्लादेश, पूर्वोत्तर राज्य में विद्यमान, म्यांमार, बांग्लादेश, पूर्वोत्तर राज्य में विद्यमान नशीली दवाओं के अवैध व्यापार, नस्ली दवाओं के अवैध व्यापार, हथियारों के अवैध लेन देन, नस्ली दवाओं के अवैध व्यापार, हथियारों के अवैध लेन देन, सुरक्षा के साझे खतरे हैं। सुरक्षा के साझे खतरे हैं जहां सदस्यों के बीच परस्पर सहयोग किए जा रहे हैं। जहां सदस्यों के बीच परस्पर सहयोग किए जा रहे हैं। जहां सदस्यों के बीच परस्पर सहयोग किए जा रहे हैं और इस सहयोग को प्रभावी, इस सहयोग को प्रभावी संस्थात्मक आधार देते हुए इस सहयोग को प्रभावी संस्थात्मक आधार देते हुए ब्रिक्स का सचिवालय, इस सहयोग को प्रभावी आधार देते हुए ब्रिक्स का सचिवालय बांग्लादेश के ढाका में स्थापित किया गया है। ब्रिक्स का सचिवालय बांग्लादेश के ढाका में स्थापित किया गया है। तो आप याद रखिए, इसका सीधा मतलब था दक्षिण आगे बढ़ नहीं पाया। आपको हम याद दिला दें, देखिए दक्षिण की नींव क्यों रखी गई थी कि दक्षिण, देखिए ये संबंधों का दो अप्रोच है। अब ध्यान सुनने की बात है, आप याद रखिए, ये चाहे बिमस्टेक हो, दक्षिण उदारीकरण, पहली बात ध्यान सुनने की है कि क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों का विकास, बात कर लो, मैं चुप कर लो, पहले बात, मेरी बात बाद में सुन लेना, पहले कर लो, आप बात कर लो। अब मेरे बच्चों, 2 घंटे भी शांति से नहीं बैठ सकते, खुदर फुदर खुदर फुदर उसी में। एक तो इसका मतलब है, याद रखो, आप थोड़ा थोड़ा समय मिला, एकदम बच्चों वाली बात कर लेने लगते हो। तो अभी देखो, अरे मेरे बच्चों थोड़ा सुन लो, 90 के बाद मानेंगे नहीं बच्चे। एक को समझा रहा हूं तो दूसरे अपने गुफ्तगू कर रहे हैं, कान में कान डाल के बात कर रहे हैं। लो बात कर लो, बोल, बताओ मेरे बच्चे। ब्रिमस्टेक, बिमस्टेक, ब्रिक्स कैसे आ गया? ओ माय गॉड, अब यही से बीच बीच में बोलोगे तो मामला, दिमागी संतुलन हिल जाएगा ना। अरे मैं बिमस्टेक की बात कर रहा हूं, ब्रिक्स कैसे आएगा? इतना समझ लो। अब हमारा हमारा ध्यान बच्चों में चला जाता है, आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। बात कर लो मेरे बच्चे, बात बता दो उसको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। नहीं, आपका बात खत्म हो जाए तब मैं शुरू करूं?
तो याद रखना, जितने भी क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, 90 के बाद दुनिया में एक नई पहल शुरू हुई, क्षेत्रीय आर्थिक संगठन। तो ये बहुत बड़ी बात है, यानी सैनिक संगठन नहीं, क्षेत्रीय आर्थिक संगठन। और आधार तो रखने का श्रेय जाता है यूरोपियन यूनियन को। और ऐसा इसलिए हुआ कि आप याद रखिएगा, लड़के लोगों ने देख लिया, लोगों ने लड़के देखा कि नुकसान ही केवल हुआ। यूरोपियन यूनियन ने, जिस यूरोपियन यूनियन ने 5 देशों ने मिलकर उसकी नींव रखी थी, आज उसमें 27 देश हैं। और इन लोगों ने सीधा कहा कि भाई देखो, संबंध बनाने में हम साझे सहयोग की बात करेंगे। और सहयोग की बात है कि यूरोप में तो सीमा वगैरह का झगड़ा कभी था ही नहीं, तो इन्होंने सारे मामले सेटल कर लिए। अब इन्होंने क्या कहा, जिस कोयले लोहे के लिए यूरोप आपस में लड़ता रहता था, उसी कोयले लोहे का साझा उत्पादन की बात आ गई। तो फ्रांस जर्मनी की बीच जो पहल हुई, दुनिया में बड़ी निर्णायक बात थी। इसलिए आपस में देखो, दो अप्रोच है, एक उदारवादी है, एक यथार्थवादी है। यथार्थवादी लोग कहते हैं कि पड़ोसी आपका दुश्मन है, कल वो हमला कर देगा। और जियो पॉलिटिक्स ने दुनिया का ऐसा बेड़ा गर्क कर रखा है। जियो पॉलिटिक्स का मतलब है, इस जमीन पे हम कंट्रोल कर लें, हमारी सुरक्षा ठीक हो जाएगी। सोवियत संघ का विघटन हो गया, सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने के बावजूद। दुनिया में हथियार ही रख के दो संपन्न होते तो उत्तर कोरिया की स्थिति बहुत अच्छी होती, पाकिस्तान बहुत बेहतर कंडीशन में होता। अरे बच्चों की थी बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने। असंयोग की बात है, जब दक्षेश की नींव की बात आई तो भारत ने पहल किया, पाकिस्तान ने विरोध कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े विश्वास है। अब हम किसी अच्छे काम के लिए प्रस्ताव करते तो ही पाकिस्तान रिजेक्ट कर देता है। और 90 के बाद दुनिया में सबकी अर्थव्यवस्था बाजारवादी हो गई, पूंजीवादी हो गई। बाजार बढ़ेगा तो निवेश अपने आप बढ़ेगा। तो ये बहुत बड़ी पहल थी पूरी दुनिया में 90 के बाद। आज दक्षेश बना ही इसलिए था कि भारत पाकिस्तान के लोग कश्मीर पे नहीं, सरक्रीक पे नहीं, सियाचिन पे नहीं, हम बात करें व्यापार पे, कनेक्टिविटी पे, पुल बनाने पे। भाई इसमें कौन सा विवाद है? इसे कभी इंजीनियर के बीच विवाद नहीं होता। और याद रखिए, सहयोग का क्रम होता है, सहयोग का सिलसिला ऐसा बढ़ता है, एक क्षेत्र में सहयोग करोगे दूसरे में अपने आप हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, जिसी के साथ आपने दोस्ती की होगी, पहली शुरुआत कैसी हुई होगी? चाय पिलाने से। जब दोस्ती चाय पिलाई जाएगी तो कॉफी का लेन देन अपने आप शुरू हो जाएगा, वो अगला इम्पैक्ट पैदा करेगा। कॉफी का लेन देन होगा तो उसके बाद खाना पीना भी साथ में होगा, खाना पीना साथ में होगा, लाइब्रेरी साथ में जाएंगे, लाइब्रेरी साथ में जाएंगे तो फिल्म देखने साथ में जाएंगे, एग्जाम देखने साथ में जाएंगे, उसके आगे सोचने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चों, अब देखो, ये कि इसी इसी इंग्लिश में कहते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट। सहयोग का एक सिलसिला होता है, और आपने याद रखिए, एक हाथ थामा दूसरा हाथ अपने आप बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोयले का सहयोग करेंगे तो कम्युनिकेशन में आना पड़ेगा, कोयले का सहयोग करेंगे ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्टेशन सहयोग करेंगे सड़क बनाना पड़ेगा, सड़क बनाना पड़ेगा तो दुकान लग जाएगी, दुकान लग जाएगी तो बस चलेगी, बस चलेगी तो यात्री बैठेंगे, यात्री बैठेंगे तो ये क्या है? सहयोग का एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र में सहयोग पैदा करता है। इसी फिलोसफिकल बेस पे, इसी बेस पे बना है क्षेत्रीय आर्थिक संगठन। तो हमने कहा भाई पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान पाकिस्तान का भाई पहले कश्मीर। अरे हमने कहा यार पहले व्यापार होगा, पहले कश्मीर। पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र क्षेत्रीय आर्थिक संगठन जो फ्लॉप हो गया, उसका नाम क्या है? सार्क। लेकिन हम बहुत दिनों तक पकड़ के बैठे थे। वर्तमान सरकार जब से सत्ता में आई, उन्होंने कहा भाई देखो, ऑप्शन एक है, या तो सार्क से पाकिस्तान को हटाओ, जो संभव नहीं है क्योंकि पूरा मामला विघटित होगा तब आगे बढ़ेगा। सार्क से हटे कैसे? वो सार्क का डॉक्यूमेंट ही कहता है कि सबके निर्णय एक साथ होने चाहिए। या तो पाकिस्तान को हटाओ या तो सार्क को पीछे करो। जिन संबंधों को जीवन बहुत आगे बढ़ाना संभव न हो, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुश्किल। बाकी बात बहुत जानते हो। तो मेरे बच्चों, सार्क नामक अफसाना अंजाम तक आ नहीं पाया। अब अंजाम तक नहीं आ पाया, 30 साल हो गया, अब हम ये इंतजार करते रहे अगले। अरे 30 साल बहुत होता है मेरे बच्चों, कम से कम इसीलिए जिसके साथ संबंध बाय बाय कह के अलग हो जाओ। अब ये नहीं किसी के पीछे लगे हो कि आज वो आएगा, आज वो आएगा, उसी चक्कर में कोई दूसरा नहीं मिलेगा।
इसे आदमी को प्रैग्मेटिक होना चाहिए। अब ये फिलॉसफी नहीं कि मेरा घर खुला है तुम्हारे लिए क्यों खुला है, सबके लिए खुला है, जो आ जाए वही सही है। इन सब चीजों को ज्यादा दूर तक समझने की आवश्यकता नहीं मेरे बच्चों। इसको आईआर में अप्लाई करिए, निजी जीवन में अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मेरे बच्चों, इसलिए जब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री बनी, उनसे पूछा गया सार के बारे में क्या ओपिनियन है, उनका बाय बाय कर दो सार के बारे में, क्यों दिल लगी करके बैठे हो, ये नहीं चलेगा। कुछ कहा ना ना मैडम चलेगा, आप बस आशा मत छोड़िए, मैसेज करते जाइए, व्हाट्सएप पे मैसेज करते जाइए। अरे कितने बार मैसेज करे, उधर से रिस्पॉन्स आए तब तो। इसलिए मेरे दोस्तों, एक तरफा मोहब्बत करने से अच्छा है बाय बाय कर लेना। और जीवन की फिलॉसफी है, आपको जो प्यार करे उसके साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। अब आप लिख लो, अब आप ज्यादा भाग रहे हो। क्या लिखा आपने? हाँ। अच्छा, जो बात काम की है, अभी भी काम की बात मैं बता रहा था। अब देखो बिमेस्टिक बनता है जब किसी का सचिवालय बनेगा। सचिव देखो, एक होते हैं संबंध संस्थात्मक, एक होते हैं ऐसे ही। मतलब देखो, संस्थात्मक संबंध नहीं होंगे तो भारत, जरा सोच के देखिए, ऐसे मंच क्यों जरूरी है। भारत पाकिस्तान के बीच में पता चला 5 साल होगा कोई यात्रा ही नहीं हो पा रही है, ये पड़ोसी है। कई हमारे संबंध ऐसे हैं जो संस्थात्मक है। आसियान का शिखर सम्मेलन हमारा हर साल होगा, तो हर साल हमें आसियान जाना पड़ेगा। डोमेस्टिक होगा तो क्या होगा, वहाँ हमारे आईएफएस ऑफिसर होंगे। अरे सेक्रेटेरिएट है, इसका मतलब ढाका में कोई हमारा विदेश सेवा का अधिकारी होगा, और वहाँ ट्रांसपोर्टेशन, आतंकवाद, कम्युनिकेशन, संचार, जिन मुद्दे पे काम करना पड़ेगा उसमें बातचीत आपस में करेंगे। इसे कहते हैं संस्थात्मक संबंध। इसे कहा भी जाता है कि प्रधानमंत्री या कोई जो नेता होता है संबंधों को दिशा देता है, वास्तविक एग्जीक्यूशन तो प्रशासन करता है। तो इन मामलों से सबसे बड़ा फायदा क्या है, एक तो कलेक्टिव लीडरशिप होती है, बहुपक्षवाद। भाई आज की दुनिया में एक देश से बात करिए, इससे अच्छा सबके साथ एक साथ बात कर लीजिए। पहला फायदा ये है। और दूसरा फायदा ये है कि साझेद सहयोग है। आपस में लड़ने झगड़ने से अच्छा है कि आप पास में हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या है। और एक खास बात है, आप जानते हैं बच्चों, दक्षिण एशिया का बहुत खराब कारणों से नाम है। दक्षिण एशिया में ऐसा भारत पाकिस्तान के बीच में संघर्ष आया कि हमारा पूरा इमेज ही खराब हो गया। पूरी दुनिया में दक्षिण एशिया के लोग क्यों जानते हैं परमाणु बम है। दक्षिण एशिया के लोग क्यों जानते हैं कि आपस में लोग यहाँ आपदा से मरते हैं, सबसे ज्यादा लोग बीमार हैं। इ- इन वजहों से दक्षिण एशिया को जाना गया, जो अपने आप में खराब बात है। और एक कुछ तो आसियान से हम सीख ले। तो आप कहोगे आसियान में ऐसा क्या हुआ जो इतना आगे बढ़ गया और हम आगे नहीं बढ़ पाए। तो लीडरशिप पहला, कनेक्टिविटी, आपसी झगड़ों को पीछे छोड़ना। एक बात याद रखिएगा, आईआर की एक बहुत बेसिक सी बात है। अगर कोई कहे दक्षेप सफल क्यों नहीं हो सकता, उसके बेसिक कारण बस ये है, जब आपस में आपका विश्वास रहेगा तो व्यापार कभी नहीं हो सकता। व्यापार और बाकी संबंध ठीक करने के लिए जरूरी है कि आप में अविश्वास न हो पहला, और आप आपस में एक दूसरे को सुरक्षा खतरा ना मानते हो दूसरा। सार्क में बड़ी विडंबना हमेशा रही, पाकिस्तान को लगता था कि भारत सुरक्षा खतरा है। पाकिस्तान ने हमेशा भारत को सुरक्षा खतरा माना। कुछ दिनों तक अफगानिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान सुरक्षा खतरा है। अब बताइए, भारत को लगता था चीन सुरक्षा खतरा है। जब आपस में सिक्योरिटी थ्रेट पर भी सहमति नहीं है, तब आप इस बात को आगे ले नहीं जा सकते। जब आप ये नहीं मान के चल रहे हैं कि अरे भाई झगड़े हम बाद में निपटा लेंगे, पहले व्यापार तो आगे बढ़ाए, तो जब इस बात को मान नहीं रहे हैं, तो आप याद रखिएगा दक्षेप से बहुत उम्मीद करना फिर ठीक नहीं होगा। जितने दक्षेप पे समझौते हुए सब फ्लॉप हो गए, कुछ नहीं चल पाया। इसलिए हमने बिमस्टेक की तरफ राह बढ़ा दिया। आगे लिख लीजिए इसमें। तो जब हमने एक शब्द का प्रयोग किया, सचिवालय बना के संबंधों को संस्थात्मक बनाया गया, तो उसका एक विशेष मतलब होता है। मतलब उसको मैंने एक आधार दे दिया, लेकिन हेडिंग चेंज कर लीजिए, बिमस्टेक की चुनौतियां।
बिमस्टेक की चुनौतियां। पॉइंट नंबर 1, बिमस्टेक में थाईलैंड, म्यांमार, बिमस्टेक में थाईलैंड, म्यांमार दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश हैं। बिमस्टेक में थाईलैंड और म्यांमार दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश हैं और उनके लिए आसियान बड़ी प्राथमिकता है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश है जिनके लिए आसियान बड़ी प्राथमिकता है। जिनके लिए आसियान बड़ी प्राथमिकता है उनके लिए दक्षिण एशिया पर फोकस कम है। उनका दक्षिण एशिया पर फोकस कम है। दूसरा पॉइंट, म्यांमार में फिलहाल सैनिक शासन है। म्यांमार में फिलहाल सैनिक शासन है जिसका म्यांमार में कार्य करने वाले उपद्रवियों के साथ भीषण संघर्ष चल रहा है। जिसका म्यांमार में कार्य करने वाले उपद्रवियों के साथ भीषण संघर्ष चल रहा है। म्यांमार में कार्य करने वाले उपद्रवियों के साथ भीषण संघर्ष चल रहा है। इसलिए म्यांमार गृह युद्ध जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। म्यांमार गृह युद्ध जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। इसके कारण एक्ट ईस्ट की ओर जिसके कारण एक्ट ईस्ट की ओर कनेक्टिविटी की सारी परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं। एक्ट ईस्ट की ओर कनेक्टिविटी की सारी परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं क्योंकि म्यांमार एक्ट ईस्ट नीति का प्रवेश द्वार है। क्योंकि म्यांमार एक्ट ईस्ट नीति का प्रवेश द्वार है। क्योंकि म्यांमार एक्ट ईस्ट नीति का प्रवेश द्वार है। तो अब देखिए म्यांमार अलग अलग क्राइसिस फंसा हुआ है। तो पश्चिम में तो हमारे पास ट्रांजिट रूट नहीं है, जहां से ट्रांजिट रूट है वो रास्ता जल रहा है। दोनों मामला लफड़ा गया। तीसरा पॉइंट अब लिख लीजिए। हाल ही में बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद या शेख हसीना को सत्ता से हटाने के बाद हाल ही में शेख हसीना को सत्ता से हटाने के बाद बांग्लादेश भी अस्थिरता के दौर में पहुंच गया है।
बांग्लादेश भी अस्थिरता के दौर में पहुंच गया है। जो एक्ट ईस्ट नीति के लिए अतिरिक्त चुनौती है। जो एक्ट ईस्ट नीति के लिए अतिरिक्त चुनौती है। अगर आप करना चाहें कि लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट में क्या फ़र्क है, एक और भी बहुत बड़ी बात आती है। जब पहले हम लुक ईस्ट की बात करते थे तो लोग मजाक लेते थे, वो कहते अरे पहले लुक नॉर्थ ईस्ट। बिना नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट किए आप म्यांमार पहुंच जाएंगे। तो अभी 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट बहुत बड़ा बल है। अगर आप सरकार के सबसे मेजर प्रोजेक्ट आप देखना चाहते हो तो नॉर्थ ईस्ट कश्मीर जाके देखिए। तो ये भारत के दो सिक्योरिटी वाले एरिया है जहां सरकार ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया। पता चला कि सारा, अभी आप देखिए श्रीनगर और लद्दाख के बीच का जो टनल है, जैसे बर्फबारी हुई टनल बंद। तो ऐसी परिस्थिति में भारत जैसे देश की सुरक्षा पर खतरा हमेशा होता है। तो आपको नॉर्थ ईस्ट में, इसलिए कहा जाता है लुक ईस्ट में हमने कह दिया भाई पूरब की तरफ चलेंगे। अभी आप देखेंगे एयरपोर्ट का बनाना, उड़ान कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना। नॉर्थ ईस्ट को पहले कनेक्टिविटी दीजिए, उसके बाद ईस्ट की कनेक्टिविटी अपने आप हो जाएगी। तो नॉर्थ ईस्ट को, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट में कोशिश किया गया कि हमारी कोशिश ये है एक्ट ईस्ट में गुवाहाटी भी भारत के व्यापार का केंद्र हो, गुवाहाटी में वाणिज्यिक केंद्र की स्थापना हो। लेकिन आप याद रखिए, भारत में जो प्रॉब्लम आई, या जो भारत में जो प्रॉब्लम है, अब यहाँ भी वही बात, धर्म और जाति के आधार पर ऐसे सब मामले चलते रहेंगे, अंतिमतः देश अस्थिर होता है इससे। तो देश के बड़े नुकसान होंगे। तो अब भारत जैसे बड़े देश में जहाँ युवा आबादी है, आर्थिक विकास का समय है, अब धर्म जाति के मामले में पॉलिटिशियन आपस में लड़ा दे रहे हैं। तो हर मामले में धर्म जाति को लेकर आगे बढ़ना अंतिमतः फिर तो आपको विकास को बाधित करेगा। और बाहर कट्टरवादियों को भी मौका मिलेगा, देखो भाई भारत सरकार ऐसा काम कर रही है। इसलिए चैलेंज और बढ़ जाता है। हेडिंग आप लिख लीजिए, दक्षिण चीन सागर और एक्ट ईस्ट। दक्षिण चीन सागर और एक्ट ईस्ट। अच्छा, वर्ष 2000 में एक और हमने गंगा मेकांग प्रोजेक्ट भी चलाया था। गंगा 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 मतलब भारत, मेकांग मतलब भारत, मेकांग मतलब किन किन देशों में, साउथ ईस्ट एशिया किन किन देशों में मेकांग बहती है। बहुत अच्छा जवाब, ओ माय गॉड। मतलब बता दिए, कहीं कहीं तो बही जाएगी अब। तो यहाँ पे आप ज्योग्राफी का प्रयोग, गंगा मेकांग प्रोजेक्ट भी चलता था। लेकिन कोई भी परियोजना ईस्ट के प्रति हो, मुद्दा यही होता है। जापान के साथ हम अलग से विचार करेंगे, जापान की महाशक्ति में आता है। तो ईस्ट में जापान के साथ तो अलग से हम बात कर लेंगे। लेकिन बाकी तो आप देखोगे, ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी मुक्त व्यापार का समझौता किया है, सिंगापुर के साथ पहले से है। तो ईस्ट के साथ खूब बल है। लेकिन दक्षिण चीन सागर भी ईस्ट के मामले में आई जाता है। ये जब सीधा भारत का कंसर्न तो इससे नहीं है, लेकिन अब महाशक्ति है तो हर जगह कंसर्न है। तो दक्षिण चीन सागर का मुद्दा ऐसे कैसे जुड़ता है, हेडिंग लिख लीजिए, क्या लिखा आपने, दक्षिण चीन सागर और एक्ट ईस्ट, पहला पॉइंट। यह संयोग का विषय है, यह संयोग का विषय है कि चीन और आसियान देशों के बीच चीन और आसियान देशों के बीच सीमा विवाद बना हुआ है। और दक्षिण चीन सागर
दक्षिण चीन सागर के प्रमुख द्वीप। दक्षिण चीन सागर के प्रमुख द्वीप जैसे स्प्रेटले, दक्षिण चीन सागर के प्रमुख द्वीप जैसे पारासेल और स्प्रेटले पर चीन का पहले से ही नियंत्रण है। चीन का पहले से नियंत्रण है और अब इन द्वीपों पर हवाई अड्डे और हवाई अड्डे या हवाई पट्टी तथा सेनाओं की भी तैनाती की गई है। इन द्वीपों पर हवाई अड्डे और सेनाओं की भी तैनाती की गई है। जबकि जबकि आसियान इस क्षेत्र के सैन्यीकरण का विरोध करता रहा है। जबकि आसियान इस क्षेत्र के सैन्यीकरण का विरोध करता रहा है। आसियान इस क्षेत्र के सैन्यीकरण का विरोध करता रहा है। वैसे आपको मैं याद दिला दूं कि कई बार चीन ने ऐसा प्रयास किया है या इंडिया कि यहीं से कट मारा जाए, यहीं से कट मारा जाए, लेकिन अभी वो रियलाइज नहीं हो पाया है, तो इसलिए चीन इधर डिपेंडेंट है पूरा होर्मुज संधि पे। तो चीन के लिए होर्मुज संधि बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगर साउथ चाइना सी में किसी भी भाई समुद्र में कहीं में महत्व देखेंगे, अगर समुद्र का विवाद कहीं पे भी है तो पहले मछली का मुद्दा होगा, सी कम्युनिकेशन लेन का मुद्दा होगा, आर्थिक संसाधनों का मुद्दा होगा। और ये बात तो दुनिया में जग जाहिर है कि जब भी कोई महाशक्ति अपना शक्ति का विस्तार करती है तो कहाँ आना चाहेगी? समुद्र में। अब चाइना का पूरा क्लेम है साउथ चाइना सी उसका है, तो साउथ चाइना सी उसका है, इसका मतलब क्या होता है? इसके बड़े दूरगामी परिणाम है। आगे लिख लीजिए। चीन के इस नीति का परिणाम निम्नलिखित है। चीन के इस नीति का परिणाम निम्नलिखित है। पॉइंट नंबर 1, समुद्री संचार मार्ग बाधित हो रहा है। समुद्री संचार मार्ग बाधित हो रहा है। ये शब्द ही अपने आप में बहुत बड़ा है। मतलब आप देखिए, जैसे किसी का रास्ता रोकना, अब इसका मतलब तो ये हो गया, अगर चीन जैसा व्यवहार हम करना शुरू कर, तो आपको पता है दक्षिण चीन सागर में हर जहाज को हम चेक करने लगे। हिंद महासागर में, हिंद महासागर में कोई भी जहाज आएगा तो भारत तुरंत उसको रोक ले, श्रीलंका के पास, अंडमान के पास, कि भाई जरा लक्षद्वीप के पास। अच्छा, हमारे पास तो देखो अंग्रेजों की सामरिक दृष्टि बड़ी जबरदस्त थी। चीन भटक रहा है, आपको लगता होगा चीन यहाँ जा रहा है वहां जा रहा है, अरे चीन के पास आइलैंड नहीं था। देखिए, अंग्रेज इतने बड़े सामरिक दृष्टि रखते थे, डायोगा गर्सिया में जाके आइलैंड पे कब्जा कर लिया। तो लक्षद्वीप, हम लक्षद्वीप में भी हैं, अंडमान में भी है। इसका मतलब इंड महासागर में सीधा तो हम बैठे हुए हैं, और हम चाहे किसी की भी तलाशी ले लें। ये अच्छी बात है, गंदी बात है? पता है
किसी की तलाशी लेना है बहुत अच्छी बात नहीं होती, अपने पता नहीं क्या लिया हुआ है। अरे जरूरी है भाई, किसी कुछ देने के लिए लिया होगा, आप उसकी हर बात पे तलाशी ले रहे हो आप। ये दादागिरी वाली बात हो गई। और एक खास बात है, एक आजकल चीन क्या करता है, हर बात पे देखो हिंद महासागर में एक न एक नेवल शिप भेजता रहता है, कभी कहेगा रिसर्च करने के लिए। कितने होशियारी से नियम का उल्लंघन करता है। भाई आप किसी संप्रभुता के क्षेत्र में ईईजेड में नेवल शिप ले नहीं आ सकते, तो नेवल शिप नहीं ले आ सकते तो रिसर्च शिप तो ले आ सकते हैं। कमाल की बात है। अब आप कहते हो बंदूक नहीं है, ये खोखा है, तो बंदूक बदल जाएगी क्या? कलर में पता चला कि बंदूक नीचे रखा हुआ है और कलर किसी और का मिठाई का डब्बा ले लिया, उससे बंदूक नहीं बदल जाएगी। तो चाइना ऐसे काम कर रहा है। और पूरे समुद्री संचार मार्ग को जिस भी चाहता, अभी कल की बात है, फिलीपींस के एक जहाज को पलट दिया। फिलीपींस ने तुरंत हमें फोन किया, भाई कहाँ हो? हमका लोकेशन भेजो तुरंत। हमने कहा लेकिन मामला क्या है? कहा चाइना हमें पलट रहा है। हम कहते तब हम मदद नहीं कर पाएंगे, अमेरिका को फोन करो सीधा। हमने सोचा कोई डकैत उकैत हो तब दो चार लाफा हम दे देंगे, क्योंकि हिंद महासागर में कोई भी जहाज लेकर आता है, कोई डकैत कभी फंसता है। भी जापान के जहाज आया था, डकैतों ने लूट लिया। जापान तुरंत हमें फोन किया, भाई बचाओ। उनके कहाँ हो, लोकेशन भेजो। उस पर पहुंचे, दो दो लाफा मारा। जापान ने कहा थैंक्स लॉट दोस्त। हम क्या एनी टाइम। ये तो ध्यान में रखते हैं कि नहीं? तो मेरे बच्चों में दोस्तों का हम इतना ध्यान रखते हैं, लेकिन अब चाइना का मामला है तो यही हमने फिलीपींस को समझाया है। हमने कहा जो ब्रह्मोस हमने दिया है फ्रिज में रखने के लिए दिया है, अब तुम्हारे ऊपर हमला हो रहा है और यही तुम थे। एक खास बात है, अगर चीन अगर छोटे देशों पर अतिक्रमण कर रहा है तो ये मैसेज फिलीपींस तक जाएगा, पूरी दुनिया तक जाएगा। चीन विस्तारवाद अपना रहा है, रूल रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर का उल्लंघन, दादागिरी कर रहा है। बताइए, अब मोहल्ले में कोई दादागिरी कर जाए, अच्छा हमारे यहाँ लोग करते भी हैं। अरे बड़े आदमी हो तो यार कुछ ही कुछ भलाई कर दो, किसी की मुर्गी चुरा लाओगे, ये कोई बड़े आदमी होने की पहचान है? किसी की बकरी उठा लोगे, किसी को धमका दोगे। क्या लिखा आपने? हाँ, दूसरा पॉइंट, चीन नियम आधारित विश्व व्यवस्था का चीन नियम आधारित विश्व व्यवस्था का उल्लंघन कर रहा है। चीन नियम आधारित विश्व व्यवस्था का उल्लंघन कर रहा है। ये सब आरोप बहुत बड़े हैं। समानता ये, मतलब ये तो ऐसे देशों के खिलाफ, ये तो सब बेवड़ों के ऊपर आरोप लगता है, किसी महासत्ता के ऊपर ये सब आरोप नहीं लगने चाहिए। भाई आप रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर का उल्लंघन कर रहे हो, विस्तारवादी नीति अपना रहे हो। अच्छा अमेरिका ये बात बार बार कहता है, अमेरिका का देख लो यही लोकतंत्र तानाशाही में फर्क है। हमने कहा हाँ भाई दिख तो रहा है, तो देखो मैं लोकतांत्रिक राज्य हूँ, और अमेरिका का देखो भारत तुम भी लोकतांत्रिक राज्य हो। हमने कहा यार हम तो समुंदर दे देते हैं उसके बाद लोग उंगली करते हैं कि ये भी है हमारा। म्यांमार के साथ हमने कैसे झगड़ा हल किया, अनक्लॉज से, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ सी। बांग्लादेश के साथ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ सी। यहाँ तक कि बांग्लादेश के साथ एक मामला हुआ था, एक थोड़ा सा आइलैंड बीच में समुद्र में आ गया था, मूर द्वीप। बांग्लादेश ने कहा हमारा है। हमने कहा अरे यार ऐसी बात करते हो, हमारा है, अरे नापो पहले, हमारा है। बांग्लादेश ने कहा ना भाई हमारा है, तब तक द्वीप ही डूब गया। बाद में जब ये तय हुआ अनक्लॉज उसमें अप्लाई किया गया, तो पता चला भारत का दावा सही था। हमारे तो उल्टा है भाई, हमने तो इतने पड़ोसियों को चढ़ा रखा है कि जब देखो, चाइना को देखो, कोई नियम कानून नहीं मानता, क्योंकि मेरे बच्चों दुनिया नियम से चलती है, लठ से। तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा, चीन का शक्तिशाली उभार
चीन का शक्तिशाली उभार विश्व के लिए सकारात्मक नहीं है। विश्व के लिए सकारात्मक नहीं है। अगले पैराग्राफ से, यह भी अत्यधिक दिलचस्प है। यह भी अत्यधिक दिलचस्प है कि आसियान देशों का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापारिक भागीदार आसियान देशों का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापारिक भागीदार चीन है। आपको पता है 2023 में इनके बीच व्यापार पहुंच गया है $911 बिलियन। $911 बिलियन। क्या लिखा आपने? व्यापार चीन है। फिलीपींस के द्वारा चीन के 9 डैश लाइन जो एक काल्पनिक रेखा चीन मानता है। 9 डैश लाइन कैसे है? यू शेप की। चीन के द्वारा 9 डैश लाइन के दावे को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने खारिज कर दिया। चीन के द्वारा किए गए 9 डैश लाइन के दावे को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने खारिज कर दिया। इसके बाद भी चीन इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। चीन इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। जबकि भारत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार अनक्लॉज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ सी, भारत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार पड़ोसी देशों के साथ समुद्री सीमा का विवाद हल किया गया है। अच्छा, इसमें हमारे लफड़े में फंसने के एक और भी कारण है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश छोटे हैं, वो सीधा चीन की खिलाफत कर नहीं पा रहे हैं। आर्थिक संबंध बहुत ज़्यादा है। चीन कई लोगों को उधार देके दबा के रखा हुआ है। अब अमेरिका या तो मदद करे उनकी। अमेरिका के भी अपने अभी लिमिटेशन है। तो अब ये देश इतने छोटे हैं कि वार के चक्कर में फंसना नहीं चाहते, चीन का सीधा विरोध नहीं करना चाहते। हमारा लफड़ा इसलिए कई बार हो जाता है कि भाई हमारा भी तो व्यापार बढ़ रहा है, हमारा दोस्त जापान है, हमारा दोस्त अमेरिका है। अब भारत का व्यापार बढ़ेगा तो भारत के जहाज़ों को भी चेक किया जाएगा बार बार, तो ये तो हमारे लिए गड़बड़ कंडीशन होगी। और मामला कई बार इसलिए भी आ जाता है कि भाई हमारा भी अगर साउथ ईस्ट एशिया में व्यापार बढ़ रहा है, तो कल के लिए अगर मान लीजिए वियतनाम ने हमें ये कहा कि भाई तुम आके, हम वियतनाम से देखिए क्या मामला बना। वियतनाम ने कहा भाई हमें तेल निकालना है, तुम आओगे? हमने कहा भाई ओएनजीसी हमारे पास है, ओएनजीसी विदेश निगम लिमिटेड। वियतनाम ने कहा भाई अपना बोरिया बिस्तर तुम बांधो, जल्दी आओ इधर। हम जैसे ही यहाँ पहुंचे वियतनाम के पास, हमने कहा भाई लगाओ बोरिंग नीचे। मशीन जैसे ड्रिलिंग शुरू हुई, चाइना आ गया। चीन ने कहा ये क्या?
ये क्या कर रहे हो? हम कहा भाई तेल गैस की खुदाई। चीन ने कहा यही खुदाई करना बाकी रह गया है। हम कहे भाई देखो ये हमसे मतलब नहीं, तो वियतनाम से पूछो। चीन ने कहा ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, हमारी टेरिटरी। वियतनाम ने कहा अरे तो पहले खोदो, ये हमारी टेरिटरी है। अब बड़ा लफड़ा हो गया। इसीलिए अब सवाल ये है, बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर चाइना कल श्रीलंका के बगल में तेल खोदेगा तो हम उसको बर्दाश्त कर लेंगे? तेल खोदते खोदते कुछ और ही खोद दिया तो? और जो तेल खोदने वाला टैंकर है उसमें तेल ही खोदने का सामान ही कौन तय करेगा? क्योंकि याद रखो कहीं पे निगाहें। इसे चीन 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 आजकल आपत्ति, चीन कहता है भाई जब देखो तब तुम आ जाते हो उधर पास। तो हमने कहा तब एरिया बांट लो, न तुम हिंद महासागर में आओगे ना हम इधर आएंगे। चीन कहता है भाई हमारा तो व्यापार होता है। तो कहा हमारा व्यापार नहीं होता है, यहाँ से मामला फंसता है। इसलिए हम भी इधर आगे जा रहे हैं। और इसलिए तो आप देखोगे यही तो एक टेस्ट है। हम भी वियतनाम कहते हैं कि वियतनाम थोड़ा और हथियार लो हमसे। वियतनाम ने कहा भाई अभी थोड़ा हमें संपन्न बनने दो, अभी लफड़े में मत फंसो। पिछले 50 सालों में इसी लफड़े के चक्कर में हम गरीब हो गए। भाई इंडोनेशिया मलेशिया जो हथियार के रास्ते पर नहीं रहा वो अमीर हो गया, और जो हथियार के रास्ते पर रहा वो गरीब हुआ। लेकिन जो हथियार के रास्ते, अब जो यूक्रेन कहानी सुनिए, यूक्रेन के पास सोवियत संघ का विघटन हुआ, यूक्रेन बेलारूस के पास परमाणु हथियार था, इन्होंने दरिया दिली में रूस को दे दिया। आज पछतावा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए मेरे बच्चों, तमंचा रखोगे या किसी को दे दोगे? यही समस्या है। तो क्या लिखा आपने? अगला पॉइंट, भारत के द्वारा भारत के द्वारा समुद्री कानून के अनुसार भारत के द्वारा समुद्री कानून के अनुसार विवाद को हल करने की मांग की जा रही है। समुद्री कानून के अनुसार विवाद को हल करने की मांग की जा रही है। और भारत सागर की नीति को आगे बढ़ा रहा है। भारत सागर की नीति को आगे बढ़ा रहा है। और हाल ही में नई दिल्ली में नई दिल्ली में सागर मंथन की बैठक का आयोजन भी किया गया। नई दिल्ली में सागर मंथन की बैठक का आयोजन भी किया गया। सागर मंथन की बैठक का आयोजन भी किया गया। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब देखिए लॉजिक तरीका, कभी आपको ये बात आ जाए सागर पर टिप्पणी करिए, तो कैसे लिखेंगे सागर पर टिप्पणी? अब तरीके मैं बता रहा हूं। जो देखिए एक बार अगर आपने एक बात समझ लिया, समुद्र का मामला, सागर का मतलब है चाइना फैक्टर आएगा आएगा। सागर का मतलब क्या है? समुद्र का प्रयोग शांतिपूर्ण व्यापार के लिए होना चाहिए, हथियार के लिए। सागर का मतलब क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो सिक्योरिटी क्या है? आतंकवाद, नशीली दवाओं का अवैध व्यापार, तस्करी, आपदा प्रबंधन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ। एंड ग्रोथ का मतलब है ब्लू इकोनॉमी। ऐसी बात को खोला जाता है। इसमें बार बार कहता हूं, थोड़ा सी आधी चीज पढ़िए और दो फिट कर लीजिए, तब तो अपने विषय को समझा है, रटने की जरूरत नहीं पड़ती। अब भाई हमारे छोटी छोटी बात निकाल के एग्जामिनर दे देगा।
हमने सारा एक्ट ईस्ट पढ़ा, तो जो चीज बहुत पॉपुलर है उस शब्द का प्रयोग नहीं करेगा वो, 20 एक शब्द निकालेगा। हमने तो एक लाइन आपको बता दिया सागर, अब वो सागर को फुल कर देगा। आपको इसे समझाना ही चाहिए कि भाई हम किस किस सागर, मतलब समुद्र का मामला है, सागर मतलब साउथ ईस्ट एशिया की बात है, सागर का मतलब भारत की महाशक्ति आकांक्षा है। अब स्वाभाविक रूप में आप याद रखिएगा, एक कमजोर राज्य और महाशक्ति बीच एक फर्क है। महाशक्ति अपने सुरक्षित रहता है, दूसरे को सुरक्षा की छतरी प्रदान करता है। बारिश में कभी किसी को छतरी प्रदान किया है? अपने ही छतरी नहीं तो क्या प्रदान करोगे, अपनी छतरी में ही छेद हुआ पड़ा होगा। महाशक्ति का मतलब क्या है? आपके पास सिक्योरिटी अम्ब्रेला होना चाहिए, जैसे इंग्लिश में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। अरे मेरे बच्चों, महाशक्ति गांव में तब कहलाओगे अगर कोई छोटा सा आदमी आया, उनका भैया ये देखो मुझे धमका रहे हैं, उनका चल देखते हैं कौन धमका रहा है, तब आप गांव में महाशक्ति कहलाओगे। तब आप कहलाओगे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। नहीं पता चला आपके साथ, आपके सामने कोई फरियाद लेकर आया और आपने कहा देखो भाई हम इस मामले में कैसे हस्तक्षेप करें, तो ठीक है फिर रवांडा बुरुंडी तरह बैठे रहो। अरे मेरे दोस्तों, यही बात अमेरिका को देखो, रह रह के मिसाइल मार देता है। अभी भी लोग कहते हैं चाइना इज अ रिलेक्टेंट पावर, चाइना के पास पावर है, जलवा दिखा नहीं पाता। और अमेरिका को देखो, अभी इसराइल फिलिस्तीन, उधर उधर हम इसराइल फिलिस्तीन आए, सीधा अमेरिका ने 7वां जहाजी बेड़ा लगा दिया लेबनान किनारे। इसराइल ने कहा अमेरिकन का, इसराइल चिंता मत करना मैं आ गया हूं। इसराइल का, मेरे दोस्त मुझे पता तुम आ जाओगे। और हम क्या कर रहे थे, सब कुछ शांतिपूर्ण होना चाहिए। तो ये बताओ, आपके आपके मोहल्ले में कोई आपसे सहायता लेने आया तो आप ये कहोगे ना ना शांति शांति, सब कुछ शांतिपूर्ण होना चाहिए? कहेगा आपका कमाल की बात करो भैया, वो रोज मुझे पीट रहा है, आप करो शांतिपूर्ण बात होनी चाहिए। मोहल्ले में कोई पिटता हुआ देखे और लठ लेकर उसके पक्ष में खड़े जाओ तो महाशक्ति। अमेरिका अपने सारे दोस्तों के लिए लठ ले खड़ा हो जाता है। एग्जाम्पल अब देख लीजिए, यूक्रेन। अब बस यूक्रेन का ही मामला, कि यूक्रेन तो उस तरीके का अमेरिका का मित्र नहीं रहा है, फिर भी वो तो आने वाला समय बताएगा कि बाइडेन बाइडेन की बात को क्या ट्रम्प बिल्कुल छोड़ देंगे, यूक्रेन की को छोड़ देंगे। तो अमेरिका, भाई ये अमेरिका दुनिया का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। वियतनाम को भी फिर सहायता दिया। वियतनाम कह रहा है भाई देखो रूस और अमेरिका मिलकर हमारे ऊपर जहाज उड़ा रहे हैं, अमेरिकन का बस चिंता तुम मत करो, ये सब इनका धमकी वाला काम है। जिस दिन एक्चुअल बम पड़ा उस दिन मैं इतने बम मारूंगा समझ नहीं पाए उड़े कहां से, बैठे कहां। अब ये दुनिया का सबसे दिलचस्प पॉइंट होगा कि क्या जब चाइना अगर ताइवान को कंट्रोल कर लेगा तो अमेरिका उसके ताइवान को बचाने आएगा, और अगर अमेरिका ताइवान को बचाने आया तो फिर दम धमाकर अगला वर्ल्ड वार आया तो सब नीचे। एक ओ माय गॉड, कई 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 बड़े बावरे लोग हैं। एक 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 व्यक्ति ने कहा काश तीसरा वर्ल्ड वार हो जाता, मैं टीवी पे देखता हूँ, अरे मूर्ख, न टीवी रहेगी देखने वाला। तीसरा वर्ल्ड वार होगा तो केवल कंकड़ पत्थर के बीच में ही होगा, आदमी रहे हुएगा नहीं, ऐसे ऐसे बम हमने बना रखे हैं। सूरज की रोशनी 6 महीने तक गुम हो जाएगी, याद रखना। बाकी मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं मेरे बच्चों। इसलिए वार इतना आसान नहीं है, लेकिन धमकाइयां चमकाइयां भाग जाइए, अरे ये पॉलिटिक्स में चलता रहता है। कई कई लोग बड़े ऐसे होते, धमकाते चमकाते हो फिर 2 मिनट में चले गए पीछे। पावर बनाने के अलग अलग तरीके हैं, तो भाई धमकाना चमकाना सब चल रहा है। इसलिए अमेरिका है तो पावरफुल। तो कहने का मतलब जब आपको लिखने को आ जाए सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, तो सिक्योरिटी से किन किन शब्दों का विस्तार होता है लिख लोगे। और ग्रोथ, भाई भाई ब्लू इकोनॉमी है, ब्लू इकोनॉमी है तो कहीं तेल का, जितने समुद्र चाहे अफ्रीका में हो चाहे जो भी हिंद महासागर के देश हैं सब मिलकर, हम समुद्र का प्रयोग क्यों करें? तेल के उत्खनन के लिए, गैस के उत्खनन के लिए, व्यापार के लिए, निवेश के लिए। और स्वाभाविक रूप में इस व्यापार निवेश के लिए समस्या क्या है? जो सुरक्षा खतरे हैं, और सुरक्षा के परंपरागत खतरे ज़्यादा हैं। तो ये भारत की पॉलिसी है।
सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। इसको लिखोगे, हो जाएगा। लिख लो मेरे बच्चों। देखो मैं फिर कह रहा हूं, जितना भी लिखाना होता है वो पर्याप्त नहीं होता कभी। अरे एग्जामिनर तो कुछ भी नया शब्द बीच से ला सकता है ना, तो आपको इतनी समझ जरूर होनी चाहिए। आगे लिख लीजिए। भारत का भारत का तर्क है भारत का तर्क है। हेडिंग कैसे आएगी यार? कि समुद्री संसाधनों, भारत का तर्क है कि समुद्री संसाधनों के समुद्री संसाधनों के विकास के लिए, ब्रैकेट में ब्लू इकोनॉमी, समुद्री संसाधनों के विकास के लिए ब्रैकेट में ब्लू इकोनॉमी, समुद्री संसाधनों के विकास के लिए राज्यों के बीच परस्पर सहयोग आवश्यक है। संसाधनों के विकास के लिए राज्यों के बीच परस्पर सहयोग आवश्यक है। मछली पकड़ने, मछली पकड़ने, तेल गैस के उत्खनन में भी, तेल गैस के उत्खनन में भी साझा, तेल गैस के उत्खनन में भी साझा सहयोग संभव है। अगला पॉइंट, फिलहाल समुद्र का प्रयोग व्यापार और समृद्धि के लिए होना चाहिए। फिलहाल समुद्र का प्रयोग व्यापार और समृद्धि के लिए होना चाहिए। विस्तारवादी नीतियों के लिए नहीं, समुद्र का प्रयोग व्यापार और समृद्धि के लिए होना चाहिए, विस्तारवादी नीतियों के लिए नहीं। विस्तारवादी नीतियों के लिए नहीं। अगला पॉइंट, समुद्री संचार मार्ग से, समुद्री संचार मार्ग को सुरक्षित रखने के लिए, समुद्री संचार मार्ग को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा के गैर परंपरागत खतरे, गैर परंपरागत खतरे अंडरलाइन, सुरक्षा के गैर परंपरागत खतरे जैसे समुद्री डकैती, जैसी समुद्री डकैती, नशीली दवाओं के अवैध व्यापार, नशीली दवाओं के अवैध व्यापार
और प्राकृतिक आपदा के मुद्दे पर सहयोग की आवश्यकता है। सहयोग की आवश्यकता है। अगला पॉइंट, महाशक्ति होने के कारण भारत अपने हितों का विस्तार हिंद महासागर से बढ़कर महाशक्ति होने के कारण भारत अपने हितों का विस्तार हिंद महासागर से बढ़कर इंडो पैसिफिक क्षेत्र तक कर रहा है। महाशक्ति होने के कारण भारत अपने हितों का विस्तार हिंद महासागर से होकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र तक कर रहा है। लेकिन भारत के द्वारा समुद्री संसाधनों के सर्वसमावेशी प्रयोग का समर्थन किया जा रहा है। लेकिन भारत के द्वारा समुद्री संसाधनों के सर्वसमावेशी प्रयोग का समर्थन किया जा रहा है। समुद्री संसाधनों के सर्वसमावेशी प्रयोग का समर्थन किया जा रहा है। और समुद्री संसाधनों के सर्वसमावेशी प्रयोग का समर्थन किया जा रहा है तथा भारत शुरू से ही नियम आधारित विश्व व्यवस्था का समर्थक रहा है। भारत शुरू से ही नियम आधारित विश्व व्यवस्था का समर्थक रहा है। भारत शुरू से ही नियम आधारित विश्व व्यवस्था का समर्थक रहा है। तो ये सागर की बात है। तो बात कुल घूम फिर के आ जाती है। अब इंडो पैसिफिक की बात बार बार आएगी, हम अमेरिका पर आएंगे, जापान की बात पर आए, फिर इंडो पैसिफिक की बात आएगी। तो महाशक्ति होने के कारण हम अपने हितों का विस्तार कहाँ कर रहे हैं? हिंद महासागर से कहाँ कर रहे हैं? इंडो पैसिफिक। तो पहले हमारा तो मूल मुद्दा था हिंद महासागर, अब थोड़ा मामला बढ़ रहा है। अंतिम हेडिंग आप लिख लीजिए, एक्ट पूरब में एक्ट ईस्ट नीति को प्रभावी बनाने के उपाय। एक्ट ईस्ट नीति को प्रभावी बनाने के उपाय। एक्ट ईस्ट नीति को प्रभावी बनाने के उपाय। पॉइंट नंबर 1, पूर्वोत्तर राज्यों में शांति स्थापना के बिना, जो खासतौर पर मणिपुर का मामला है, पूर्वोत्तर राज्यों में शांति स्थापना के बिना एक्ट ईस्ट नीति प्रभावी नहीं हो सकती। पूर्वोत्तर राज्यों में शांति स्थापना के बिना एक्ट ईस्ट नीति प्रभावी नहीं हो सकती। और मणिपुर में विद्यमान हिंसा सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। मणिपुर में विद्यमान हिंसा सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब देखिए, डूइंग इज अ बिजनेस,
दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों को आप देखिए, डूइंग ईज अ बिजनेस में टॉप 50 में आते हैं। यही लुक इससे एक्ट इसमें परिवर्तन किया गया। पिछले 10 सालों में भारत ने लगभग 50 स्थान जंप किया है डूइंग ईज अ बिजनेस में। फिर भी अभी वो पर्याप्त नहीं है। अब देखेंगे, अब ये मामला इकोनॉमी का जाता है, लेकिन जब एक्ट ईस्ट में स्वाभाविक रूप में, देखिए बात ठीक है, एक्ट ईस्ट इकोनॉमी से बढ़कर सामरिक की तरफ गया। भाई चाइना, दक्षिण चीन सागर, फिलीपींस को ब्रह्मोस देना, तो मामला केवल इकोनॉमी तक नहीं है। चाइना और भारत के मुद्दे पर एक्ट ईस्ट सामरिक रूप में भी आगे बढ़ रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया, क्वाड में ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण कोरिया के साथ सामरिक संबंध है, और कई बार ये चर्चा होती रहती है कि दक्षिण कोरिया भी क्वाड में आ सकता है। तो एक्ट ईस्ट का मामला केवल आर्थिक तक नहीं है, सामरिक तक भी है, और ये बड़ा चेंज है। लेकिन और कल्चरल डिप्लोमेसी तो पार्ट रहा ही रहा है। लेकिन जो मुद्दा ये है कि जब भी हम एक्ट ईस्ट की बात करते हैं, जब भी एक्ट ईस्ट की बात की जाती है, तो अब इकोनॉमी के डूइंग इज अ बिजनेस, लेबर रिफॉर्म, एग्रीकल्चर रिफॉर्म और पॉलिटिकल मामले तो अलग ही है। संघ राज्य के झगड़े होते रहते हैं। तो सामान्यतः साउथ ईस्ट एशियाई देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है नंबर एक, और वे बड़ी स्मूथ बिजनेस के समर्थक होते हैं। ये कहा भी जाता है, दुनिया में अगर बिजनेस कहीं करना हो, सिंगापुर में जाकर करिए, 24 घंटे में बिजनेस को अप्रूव कर दिया जाएगा। भारत में लोग बिजनेस के पीछे डंडे लेके पड़े होते हैं। मतलब ऐसे अडानी के पीछे चिल्लाते हैं जैसा लगता है कि अडानी ने इनका भी पैसा, कुछ अडानी ने इनका घर और हड़प रखा है। लो, अब यहाँ एक कल्चर ही अलग बन गया है। इसे आप याद रखिएगा। डेंग शाओपिंग ने चीन में बात कही थी कि आपको एक विचार बदलना पड़ेगा कि अमीर होना कोई पाप नहीं है। और अगर यही समाजवाद का विचार आप बना के रखेंगे कि केवल गरीब होना ही सेलिब्रेशन का विषय होगा, तो आप याद रखिए दुनिया में फिर कभी अमीर हो भी नहीं पाएंगे। तो डेंग शाओपिंग ने बहुत बड़ी बात कही थी, समाजवादी होने के बावजूद साउथ ईस्ट एशिया इसको मान कर रखा हुआ है। तो हमारे पास जरा सोच, पोटेंशियल। चाइना का व्यापार आसियान के साथ $900 बिलियन, और हमारा व्यापार 125, 122। उसमें भी हमें व्यापार घटा है। अब हम कहाँ कहाँ बचेंगे? हम एपेक में नहीं है, हम आरसीपी में नहीं है। अब चीन से आप बच के कहाँ जाएंगे? एक ही ऑप्शन है, अपनी इकोनॉमी को ठीक करिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाइए, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार काफ़ी ध्यान दे रही है। लेकिन इकोनॉमी तो एग्रीकल्चर से लेके हर जगह जहां हम रिफॉर्म करने आते हैं वहीं समस्या आ जाती है। इसलिए एग्रीकल्चर के रिफॉर्म का विषय इसलिए तो आया था। लेबर रिफॉर्म कर देंगे तो आप चुनाव हार जाएंगे। अरे भाई, यूएई में कोई बिजनेस क्यों खोलता है? 24 घंटे में कंपनी खोलिए, 24 घंटे बंद कर दीजिए। हमारे यहाँ कंपनी खोली जा सकती है, बंद नहीं की जा सकती। बंद कर दी जाएगी तो फिर पता नहीं कोर्ट का मामला चलेगा, न्यायालय के निर्णय लंबित आ रहे हैं। तो भाई बिजनेस कोई कैसे करेगा भारत में? अभी कल मैं देख रहा राज्यसभा में, लेकिन पिछले 5 सालों में कलकत्ता से पता नहीं कितनी कंपनी भाग गई। जब रोज हड़ताल ही रहेगा, रोज धरना रहेगा, रोज संघर्ष रहेगा, आप इस बात की कल्पना नहीं करते कि अगर एक दंगा हो जाता है तो उसका इकोनॉमी पर क्या फर्क पड़ता है। भागलपुर के दंगे ने वहां की सिल्क इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। कितना बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। लेकिन पॉलिटिशियन है भाई, पॉलिटिक्स के लिए ये सब सामान्य विषय है। इसलिए सब बहुत अभी स्कोप बहुत है मेरे बच्चों। इसे मैं बार बार कहता हूँ, जिस देश में इतने युवा हो, इतने काम करने वाले हाथ हो, वो देश गरीब है तो गवर्नेंस का इशू है। अरे संसाधन, इससे बड़ा तो कोई संसाधन है ही नहीं हमारे पास। दुनिया लूटने का समय है हमारा, और हम खुद लुटे जा रहे हैं। मैं तो यूं ही लुट गया। क्या लिखा आपने मेरे बच्चों? दूसरा पॉइंट आप लिख लो। अगला पॉइंट, डूइंग इज अ बिजनेस। डूइंग इज अ बिजनेस में निरंतर सुधार की आवश्यकता है। डूइंग, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश डूइंग इज अ बिजनेस के टॉपर हैं। तीसरा पॉइंट,
भारत में कृषि सुधार, श्रम सुधार, भारत में कृषि सुधार, श्रम सुधार के विधियों को आसान बनाकर ज्यादा निवेश आकर्षित किया जा सकता है। कृषि सुधार, श्रम सुधार की विधियों को आसान बनाकर ज्यादा निवेश आकर्षित किया जा सकता है। अंतिम पॉइंट, संघ एवं राज्यों के बीच होने वाले विवाद संघ और राज्यों के बीच होने वाले विवाद और भूमि अधिग्रहण से संबंधित विषय भी निवेश को हतोत्साहित करते हैं। भूमि अधिग्रहण से संबंधित विषय भी निवेश को हतोत्साहित करते हैं। निवेश को हतोत्साहित करते हैं। तो ये प्रॉब्लम है जहां पे हमारी समस्या है। अदरवाइज आप देखिए, कोविड में विकासशील देशों में भारत एक चुनिंदा देश था जो कोविड वैक्सीनेशन बनाने में सफल हुआ, बाकी सारे तो विकसित देश थे। तो पोटेंशियल है, तो साउथ ईस्ट एशिया सबसे निकट है, कल्चरली हम पास हैं। इसीलिए अगर कुल मिलाकर कह दिया जाए कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी का आधार क्या है, तो निश्चित तौर पर आर्थिक संबंध, सामरिक संबंध, संस्थात्मक, कल्चरल कनेक्टिविटी, ये 5 फंडामेंटल पॉइंट है। इसी के साथ पूरब की ओर देखो की नीति। अब हम पश्चिम की ओर देखेंगे। पूरब से कहां है, हेडिंग चेंज कर लीजिए। निष्कर्ष लिख के तब हेडिंग चेंज करिए, निष्कर्ष लिख लीजिए। भारत और पूर्व के भारत और पूर्व के हितों में सामंजस्य के बावजूद पूर्व में हितों के सामंजस्य के बावजूद व्यापार सामंजस्य के बावजूद व्यापार अपेक्षित नहीं है। व्यापार अपेक्षित नहीं है। जबकि भारत और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश जबकि भारत और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश सांस्कृतिक भारत और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश सांस्कृतिक, सामरिक और भौगोलिक रूप में
सांस्कृतिक, सामरिक और भौगोलिक रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे हेडिंग लिखिए, पश्चिम एशिया। हेडिंग क्या लिखा आपने? पूरब जितना शांत है, लेकिन पूरब पर ध्यान दे या पश्चिम पे? सबसे ज्यादा होशियार आप ही लोग हैं। तो स्वाभाविक रूप में दोनों पर क्यों ध्यान दें? एक से काम नहीं चल जाएगा। क्यों? आपको याद दिला दे, ये है भारत, इधर भारत है ना। बस मुंबई से आप एक नाव लेके निकलिए, सीधा कहां टकराएंगे? पश्चिम एशिया। तो स्वाभाविक रूप में साउथ ईस्ट एशिया में तो नाव भी लेने की जरूरत नहीं, वहां तो पैदल ही निकल लीजिए। लेकिन वेस्ट एशिया में जाने के लिए बस एक नाव पास होनी चाहिए। और कोविड के दौरान कुछ लोग भाग भी आए। कोविड के दौरान तो यमन से कुछ लोग नाव लेके भाग आए, पता नहीं कैसे उनको नाव मिल गई और नाव पर बैठ गए। और लगभग 2000 नॉटिकल माइल की डिस्टेंस मैंने तय किया था नाव से। अब तेल पता नहीं कहाँ से इतना जुगाड़ किया था, पता नहीं चला। लेकिन जब वो नाव से आए, जैसे इंडियन कोस्टल गार्ड के पास आए, कोस्टल गार्ड ने कहा भाई आप लोग कहाँ से? वो सब हाथ खड़े कर दिए। उनका अरे भाई हम लोग पायरेट्स नहीं हैं, हम लोग बाकायदा इंडियन हैं, हम कोविड में भाग के आए हुए हैं। इसलिए अगर आप समुंदर के सफर के शौकीन हैं तो ऐसी की नाव लीजिए। लेकिन इस पे किस्मत, अगर सोमालियाई लोगों से बच गए तो, सोमालियाई अगर खोपचे में ले लिया तो कहाँ जाएंगे फिर तो पता नहीं है। तो समुंदर में ही बड़ा लफड़ा है। सोचिए, चोर डाकू हर जगह होते दुनिया में, यूरोप में भी जेब कतरे होते हैं, तो ऐसा मत समझिएगा कि पर। लेकिन वो इतनी सफाई से जेब कतरा करते हैं कि अब इंडिया में वो टैक्टिक्स अभी आ रही है। चोर भी वेबसाइट से सीखते हैं, गूगल वो यूट्यूब चोर भी देखते हैं कि पर्स कैसे साफ करें। तो अब आप जरा सोच के देखिए, वेस्ट एशिया, जब आप वेस्ट एशिया में जाएंगे मर रहा है। क्या नाम है? ओह माय गॉड। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, पश्चिम एशिया, पश्चिम एशिया में जिसके पास तेल और गैस नहीं है वहां ऊंट भी रहना पसंद नहीं करेंगे। पश्चिम एशिया की टोपोग्राफी ऐसी है भाई, वहां पे तो कुल मिला के खजूर है, खजूर खाकर कितना दिन रहोगे आप? लेकिन पूरी दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस क्षेत्र ने शेप किया वो है वेस्ट एशिया। पहले फेज का इंडस्ट्रियलाइजेशन लोहे कोयले से हुआ, दूसरे फेज का इंडस्ट्रियलाइजेशन तेल और गैस से हुआ। और तेल गैस का, ये तेल गैस है, काला सोना है। याद रखो मेरे दोस्तों, यहाँ लोगों के पास, ये वेस्ट एशिया लोग काम हम थोड़ी करते, काम तो इंडियन जाके कर रहे हैं वहां।
जिसके पास एक तेल का कुआं हो जाए उसे दुनिया में काम करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप जीवन के मजे लीजिए। ये भी देखो अलग अलग भाग्य है दोस्तों, तो कोई उसके बाद ऊंट पे बैठ के मजे लीजिए, पश्चिम में जाके तो, अब जरा सोच के देखिए, पश्चिम में तो वो हाल है। इधर यमन, इनके पास तेल गैस नहीं है। यमन का हाल तो ये है कि यहाँ पे तेल गैस नहीं है लेकिन बंदूक पर्याप्त है। यमन पश्चिम एशिया का बांदा है। भारत का उत्तर प्रदेश का बांदा डिस्ट्रिक्ट है। बांदा कोई है मेरा बच्चा? पहली बात, अब जरा सोच को, यमन मर रहा है लेकिन ये यूनाइटेड अरब, ओ माय गॉड, चमचम। पश्चिम में जाइए सिंगापुर, पूरब में जाइए सिंगापुर। दुनिया कुछ देश तो देखते बनता ही है मेरे बच्चों। सिंगापुर क्या, लंदन क्या, फ्रांस पूरा। लंदन ठीक है, लंदन फ्रांस ठीक है, म्यूजियम जैसे दिखते हैं भाई, इतिहास से जुड़ा पहला वर्ल्ड वार, और वो महारानी यहाँ बैठी थी तो महारानी यहाँ बैठी थी, यही सब होता है वहाँ पे। सिंगापुर चले जाओ, ना महाराज है ना महारानी है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बना है। आपको समझ में नहीं आएगा, इतना भी अच्छा कोई शहर हो सकता है क्या? नाम क्या है? सिंगापुर। हमारा नाम क्या है? गाजीपुर। हमने क्या बनाया? उधर क्या बना? सिंगापुर में हमारे यहाँ लोग ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, लेकिन एक खास बात है, साउथ ईस्ट एशियाई देशों में और जो देश विकास के मार्ग में बहुत आगे रहे हैं, वहां करप्शन नहीं रहा है। सिंगापुर वगैरह में भी, दक्षिण कोरिया में बड़ा हंगामा मच गया था। 10 सालों के बाद एक मंत्री के ऊपर यह आरोप लग गया था, उस मंत्री ने विदेशी राज्य के किसी मंत्री से कोई गिफ्ट मात्र ले लिया था। इतना भ्रष्टाचार का आरोप था, गिफ्ट ले लिया था। इस बात पे उसे रिजाइन करना पड़ा। हमारे यहाँ लोग क्या क्या ले लेते हैं पता ही नहीं चलता। यूएई तो सवाल कमाल का है यार, यूएई कैसे इतना आगे बढ़ गया? देख रहे कितना छोटा सा है। और जियो पॉलिटिक्स अब देखिए, अगर पश्चिम एशिया संसाधनों का स्रोत है, तेल संसाधन यहां से मिलेंगे, तो जिस देश को आप बाईपास नहीं कर सकते उसका नाम क्या है? कमाल की बात है, यूएई की आबादी 80 लाख, और उसी के बगल में पश्चिम एशिया का अगर आप देख लीजिए, जहां से सभ्यता का शुरुआत हुई, यानी जिसका संबंध हमसे बहुत ज्यादा है, ईरान। अरे पश्चिम एशिया का सबसे पोटेंशियल वाला राज्य तो ईरान है। और जब हमारे यहाँ मुगल शासन था, मुगल शासन में पर्सियाई भाषा का प्रयोग होता था, पर्शियन लैंग्वेज। पूरे पश्चिम एशिया के देशों को अरबिक राज्य भी कहा जाता है, कई नाम आते हैं, कई बार खाड़ी के देश। खाड़ी का मतलब पर्सिया की खाड़ी। तो पर्सिया की खाड़ी कितने देश हैं? गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, सऊदी अरेबिया है, याद रखिएगा, ईरान नहीं है, सऊदी अरेबिया, यूएई। जहां सऊदी अरेबिया होगा वहां यूएई होगा ही होगा। तीसरा ओमान, ओमान और कुवैत, कतर, बहरीन। तो ये खाड़ी वाले देश है। और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ऐसा क्या हुआ ईरान का डेवलपमेंट नहीं हो पाया? ईरान इतना बड़ा, मतलब पश्चिम एशिया में सबसे बड़ी आबादी ईरान के पास, लगभग 7 करोड़ लोग, और बड़े पोटेंशियल। यही पूरी पश्चिम एशिया में सब, मेसोपोटामिया, दजला, फरात, ये सभ्यताएं सब ईरान से आई। लेकिन ईरान क्यों गड़बड़ा गया, ये भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। और यूएई क्यों इतने आगे उठा, ये भी अपने आप में दिलचस्प कहानी है। इसे पश्चिम एशिया पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में सामान्यतः फिलिस्तीन की बात आ जाती है, झगड़े होते हैं। लेकिन हमने सकारात्मक बातों से अगर शुरू करें तो उसमें बड़ा मिक्स तस्वीर है। पश्चिम एशिया, यानी आप याद रखिए, जो भी एशिया अफ्रीका के देश हैं वो तुलनात्मक रूप में गरीब हैं। उसमें कुछ लोगों ने अपवाद बना लिया, सिंगापुर ने, जैसे कि जो बिना तेल गैस का डेवलपमेंट कर गया वो तो काबिल तारीफ है। भाई पश्चिम एशिया में तेल गैस आपका सफराज है। अगर आप पास इतना बड़ा रिसोर्स हो जाए और आपके पास विजन हो और आप देश न डेवलप कर ले, फिर तो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन हकीकत की बात यह है, जितनी संपन्नता यहाँ पे होनी चाहिए, यानी पूरी दुनिया में भाई
साउथ ईस्ट एशिया तो अपने प्रयासों से डेवलप हुआ। साउथ ईस्ट एशिया के पास ऐसे संसाधन नहीं थे। लेकिन दुनिया का दो क्षेत्र ऐसा है, एक अफ्रीका संसाधन होने के बावजूद मर रहा है, और दूसरा पश्चिम एशिया। कुछ लोग आगे बढ़ गए, कुछ लोग आज भी है, जबकि संसाधन ऑलमोस्ट सभी के पास है। संसाधन तो सीरिया के पास भी है, सीरिया के पास भी तेल गैस है, वो आगे नहीं बढ़ पाया। मिस्र ठीक ठाक ही कंडीशन में है, मिस्र ने भी ठीक ही ठाक किया है। ईरान फेल हुआ, सीरिया फेल हुआ, इराक बर्बाद हुआ। आप जानते हैं जहाँ पे आर्थिक समृद्धि है इनके साथ बड़े निर्याती संघर्ष बढ़ जाते हैं, जो विकासशील देशों का टिपिकल प्रॉब्लम है। निर्याती संघर्ष का मतलब है यहाँ सिया सुन्नी से लड़ेगा, फिर सुन्नी कुर्द से लड़ेगा, फिर दोनों इकट्ठा होंगे तो इसराइल से लड़ेंगे। तो इसका मतलब है मल्टीपल तरीके से कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। और यही दुनिया का शायद ऐसा क्षेत्र है, इतनी समृद्धि के बावजूद भी लोकतंत्र नहीं आ पाया। लोकतंत्र यहाँ नहीं आ पाया है, शासन धार्मिक है। तो आप समझ सकते हैं धार्मिक शासन के हित इसी बात में है कि लोगों को अधिकार न मिले। इसलिए इतनी समृद्धि के बावजूद भी समाज में कंजर्वेटिज्म बहुत ज़्यादा है, रूढ़िवाद बड़ी ज़्यादा है, धार्मिक कट्टरता यहाँ वाकई बहुत ज़्यादा है। क्योंकि धार्मिक शासन का जहाँ प्रभाव होगा, आप देखिए जब धर्म की पॉलिटिक्स की बात आएगी धार्मिक कट्टरवाद अपने आप आ जाएगा। हमारे यहाँ भी तो लोकतंत्र होने के बावजूद ही आप देखते हैं। तो जहाँ धार्मिक लोग पॉलिटिक्स में आएंगे, जब वहाँ कट्टरवाद बढ़ रहा है, तो ये तो फुल फ्लेज धार्मिक लोग हैं, इनमें तो सेकुलरिज्म का कुछ कहना भी नहीं है, तो बाकायदा धर्म की पॉलिटिक्स करते हैं। इसलिए आप देखो कंजर्वेटिज्म ज़्यादा है, और उसी में कई लोगों ने अपने बड़े रिफॉर्म करने के प्रयास किए हैं। हमारा संबंध इसलिए है कि पश्चिम एशिया से अगर आप इधर देखेंगे, सऊदी अरेबिया, मक्का मदीना, सऊदी अरेबिया इस्लाम का गढ़ है। मक्का मदीना, सऊदी अरेबिया कहता है भाई पूरी इस्लाम की दुनिया का लीडर तो सऊदी अरेबिया ही है, और स्वाभाविक रूप में इस्लाम के मानने वाले किसी व्यक्ति लिए एक बार सऊदी अरेबिया तो भाई मक्का है। अब सवाल है कि सऊदी अरेबिया इस्लाम का लीडर है तो ईरान कैसे हो सकता है? लीडर किसको माना जाए, सऊदी अरेबिया को माना जाए या ईरान को? आप जरा सोच के देखिए। इसलिए हमने कहा कि पॉलिटिक्स से मूल कारण झगड़े क्या है, राजनीति। और जब राजनीति धर्म आपस में इकट्ठा हो जाते हैं तो इसका बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन आता है। ईरान कह रहा है इस्लाम का नेता हम बनेंगे, सऊदी अरेबिया कह रहा है इस्लाम का नेता वो बनेगा। और सऊदी अरेबिया अभी आप देखेंगे जो प्रिंस सलमान है, वो प्रिंस जायद से बहुत इन्फ्लुएंस है। पूरे पश्चिम एशिया में यूएई रोल मॉडल के रूप में आगे बढ़कर निकला है। यूएई विकास का, समृद्धि का, यूएई का तो इतना प्रभाव है कि पश्चिम एशिया के शायद ही कोई कंपनी हो, यूरोप की शायद कोई ऐसी कंपनी हो जिसका इन्वेस्टमेंट यूएई में ना हो। सारी यूरोप की कंपनियां यूएई में काम कर रही हैं। जितने लफड़े अपन देखते होंगे पश्चिम एशिया में, ये आतंकवाद वो आतंकवाद, आज तक कभी आपने कोई घटना सुनी कि यूएई में कोई बम ब्लास्ट हो गया? कभी आपने नहीं सुनी होगी। लॉ एंड ऑर्डर बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस पूरे क्षेत्र में संघर्ष का मूल कारण क्या है? महाशक्तियों के अपने हित, क्षेत्रीय संघर्ष और निर्याती संघर्ष। इस पूरी कहानी का सारांश अगर हम एक एक करके सैद्धांतिक स्वरूप दे दें कि इस पूरे क्षेत्र में संघर्ष होने के मूलतः तीन ही कारण हैं, और कोई ना कोई फ्रंट खुला रहता है। यहाँ पे देश छोटे छोटे हैं भाई, ईरान की आबादी लगभग 7 करोड़ है, बाकी सऊदी अरेबिया की 2.5 करोड़, इराक की 2 करोड़। तो देशों की आबादी बड़ी छोटी छोटी है। अब अगर देशों की आबादी बाकी यूएई के 80 लाख, ओमान की 40 लाख, मतलब, और ये देश तो ऐसे एग्जाम्पल है, यूएई की अपनी आबादी की 3 गुना ज़्यादा वहाँ प्रवासी हैं। क्योंकि जिन भी देशों में तेल और गैस है, जैसे बहरीन, ओमान, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, वहाँ बहुत बड़ा तरह मजदूर बाहर से आते हैं। ये बाहर से मजदूर मंगाते हैं, और बड़े सिंपल सी बात है, ये किसी को भी नागरिकता जैसी कोई चीज़ देते नहीं। भाई इनको लगता है भाई इनकी आबादी खुद ही कम है, बाहर के लोगों को नागरिक दे दें तो हम जाएंगे तेल कुओं को भी हड़प लेंगे। पहले तो नागरिक बनेंगे, उसके बाद क्या कहेंगे, अब तेल कुआं मेरा। फिर तो शेख साहब का मामला गड़बड़ा गया। इसलिए कहते हैं भाई देखो काम करो, यहाँ से निकल लो, नागरिकता जैसा कोई लफड़ा नहीं है। इसलिए अगर अच्छी बात देखा जाए तो समृद्धि के केंद्र में है। गड़बड़ बात देखी जाए कि लोकतंत्र का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। गड़बड़ बात यह है कि निर्याती संघर्ष के पता नहीं कितने फ्रंट खुले रहते हैं। इसलिए आप देखोगे बहुत छोटे छोटे राज्य बना देना भी आफत ही है। और कुछ लोग तो कहते हैं भाई
अब कुछ लोग फिर वही कहेंगे ये सब अंग्रेजों की पॉलिसी है, बांट दिया, शासन छोटा छोटा कर दिया। अरे ठीक है भाई, अंग्रेज तो कब के निकल गए। कुछ लोग कहेंगे नहीं महाशक्तियों की चाल है, तो भाई यहाँ के शासन करने वाले लोगों की भी चाल है। ये चाल यूएई में क्यों नहीं लगी? यूएई भी तो इसी सेंटर में है। तो ये अपने आप में बहाने थोड़े से इतने सटीक लगते नहीं। इस वजह से आप देखोगे कि इराक एक जमाने में समृद्धि के केंद्र में था, एक जमाने में इराक ईरान से लड़ा, और लड़ा 1-2 साल नहीं, 8 साल लड़ा। अब आप सोच लीजिए, अब इससे क्या प्रमाण होता है? धर्म लड़ने से रोकता है या लड़ाता है, या राजनीति? अब दोनों इस्लामी देश हैं फिर भी आपस में लड़ रहे हैं। सऊदी अरेबिया यमन आपस में लड़ते हैं, यमन से टारगेट सऊदी अरेबिया को हो रहा है। और जब देश इतने छोटे छोटे, जरा सोच के देखो, कुवैत, इराक, कुवैत को इराक ने हड़प लिया। कुवैत हल्ला मचाते तो गया, कुवैत ने कहा अरे माय लॉर्ड, ओ अंकल सैम, मैं लूट गया। कुवैत ने कहा क्या प्रॉब्लम, किसने लूट लिया? उनका अरे सर ये देखो ये इराक है, सद्दाम हुसैन। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के नियंत्रण से कुवैत को छुड़ाया। आप ये बात सुन के हैरान हो जाएंगे कि जितने छोटे देश हैं, एक बार कतर, अभी कतर पौआ भर का, कुवैत पौआ भर का, ओमान छटाक, पौआ का भी कम साइज किया है। अरे कोई देश है मेरे दोस्तों, इनका हाल। और आप याद रखिएगा, आपको तो ऐसा लगता होगा कि अमेरिका, हमें तो ऐसी बात सुनाई कि अमेरिका से डरते हैं। ज्यादातर देश अमेरिका भरोसा ज्यादा करते हैं, सारी अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पे ही निर्भर है। इन सारे देशों का इन्वेस्टमेंट तो यूरोप और अमेरिका में है। अब जब सोच के देखिए, छोटे छोटे देश हैं, तेल गैस से इफरात पैसा मिल रहा है, इनको समझ नहीं आ रहा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। भाई यूएई में आप देख बुर्ज खलीफा, आपने कभी ध्यान दिया कि बिल्डिंग वर्टिकल क्यों जा रही है? हमारे यहाँ खलीफाओं की कमी नहीं है, बुर्ज एक भी नहीं बना पाए। हमारे यहाँ क्या है? केवल खलीफा। और यहाँ क्या है? एक से एक से खलीफा है, जो जो सॉन्ग में कह देंगे मैंने दिला दो बुर्ज खलीफा, लो दिला दिया हमने बुर्ज खलीफा, ले लो। तो मेरे बच्चों, यूएई की सारी बिल्डिंग वर्टिकल क्यों भागती है? वर्टिकल भागने के पीछे है कि हॉरिजेंटल में तो जमीन ही नहीं है इनके पास, वर्टिकल भागेंगे। इतना पैसा है कि इनके पास ये नहीं तय है कि बिल्डिंग कहां न बनाए, इतना पैसा है। आज की डेट में यूएई ने $1 ट्रिलियन लगा रखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिसर्च पे। अमेरिका के बाद शायद ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है उसका रिसर्च का। यूएई का हाल ये है। सवाल ये है, इनके पास पैसा ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट की जगह नहीं, हमारे पास जगह ज्यादा है, पैसा नहीं है, हाथ मिला लिया जाए। लेकिन ये अमेरिका यूरोप से अपना भरोसा तोड़ नहीं रहे, उनको लगता ना भाई वहां से, अरे मेरे बच्चों वहां सेटल्ड है मामला। अब चाइना नई एंट्री मार रहा है, चाइना कर रहा है देखो भाई तुम हमारे साथ आओ, क्योंकि इक्वेशन बदल रहा है। 1970 के दशक तक इनके तेल गैस के सबसे बड़े खरीदार थे यूरोप और अमेरिका, इनका संबंध उनके साथ ज्यादा था। आज इनके तेल और गैस के सबसे बड़े खरीदार कौन है? चीन और भारत। यह मामला बदल रहा है। जब तेल के सबसे बड़े खरीदार हम ही हैं, तो अमेरिका और यूरोप के प्रति उनके जो पहले के संबंध थे थोड़े शिफ्ट हो रहे हैं, और हम बताने का प्रयास भी कर रहे हैं क्यों ऐसा हुआ। अमेरिका यूरोप धीरे धीरे ईबी की तरफ चले गए। देखिए, एक दुनिया में एक होने वाली घटना दूसरे के लिए प्रॉब्लम करती है। अमेरिका यूरोप में पूरा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर पूरा बल है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। अमेरिका यूरोप में आज के डेट में सारे व्हीकल ईवी हैं, और हमारे यहाँ ई नहीं है, अभी वी है, व्हीकल है। अब ई कहाँ से लाए दोस्तों? इसका मतलब है यूरोप उस दिशा में आगे बढ़ चुका है जहां उन्हें इनकी तेल की जरूरत नहीं है। अब जब इनको तेल की जरूरत नहीं तो कहाँ बेचेंगे? और जरा ये सोच के देखो, कल के लिए पूरी दुनिया में ऐसे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आ गई तो ये क्या झाल बजाएंगे, हवन करेंगे, भजन करेंगे फिर? इसलिए मेरे बच्चों जरा सोच के देखो कैसी पॉलिटिक्स बदलती है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है, यूएई इस हकीकत को पहले समझ चुका है। यूएई ने इस बात को पहले समझ लिया कि भाई हमारी पूरी इकोनॉमी तेल गैस बेचने पर है, और तेल गैस हो सकता है कभी कुआं ही सूख जाए। नंबर 1, क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है,
पता चला कुएं में बल्टी डाले, तेल के बजाय कुछ नहीं निकला। कुआं सूखता था नहीं गांव में पहले, हैंड पाइप आज भी सूख जाता है, कुआं सूख जाए। दूसरा, कोई तेल लेना ना चाहे। नंबर दो, कोविड में आप देखिए, कोविड में तेल का निर्यात ही कम हो गया। ये तो तेल उस समय मुफ्त में दे रहे थे, मतलब $2-4 पर बैरल दे रहे थे। उस समय हम लेके रखें कहाँ, उस समय स्टोरेज की प्रॉब्लम अपने पास थी, लेके रखें कहाँ तेल, तो तालाब में रख नहीं सकते तेल। इसलिए यूएई ने बात पहले समझ ली है, इसलिए यूएई पहले से अपनी इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन की पॉलिसी पर आगे बढ़ चुका है। यूएई की इकोनॉमी का लगभग आधा सर्विस सेक्टर से आ रहा है। हैरान कर देने वाली बात यह है, दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइन में फ्लाई अमीरात है, और हम इतने बड़े देश होके फ्लाई नहीं कर पा रहे हैं। मेरे बच्चों, लफड़ा क्या है? ये मामला है यूएई का। और अगर फ्लाई अमीरात यूएई के पास है, हम तो फ्लाई अमीरात बना नहीं पाए, लेकिन हम उसमें बैठ तो सकते हैं। तो उसको सबसे ज्यादा पैसेंजर कहाँ से मिल रहे हैं? भारत से। सऊदी अरेबिया को तेल बेचना है, अब सऊदी अरेबिया कह रहा भाई यूएई तुमने कमाल का चेंज कर लिया, मुझे भी चेंज करना है, रास्ता बताओ। यूएई ने कहा भारत में पकड़ो, जितना तेल बेच सकते हो बेच लो, 10-20 साल मौका है। सऊदी अरेबिया के प्रिंस तुरंत आए, कहा मोदी जी भाई बताओ तेल का कारखाना कहाँ लगाना है? हम कहे यहीं लगा दो, ये महाराष्ट्र के पास में वजीर। अब मेरे बच्चों देखो, अब सऊदी अरेबिया हमें तेल बेचना चाहता है, सऊदी अरेबिया हमें तेल बेचना चाहता है, तो पाकिस्तान के दिल पे सांप लौट रहा है। हमने कहा भाई चिंटू, इसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम है? ये बताओ, अगर सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान का रहा भाई ये बड़ी बात नहीं है कि तुम भारत को तेल बेचोगे, इसका मतलब कश्मीर के मुद्दे पर भारत का समर्थन करोगे। सऊदी अरेबिया का देखो पाकिस्तान, और पाकिस्तान तो यहां तक जाता है, भारत में जब विवादास्पद ढांचे का ध्वंस हुआ था तो आपको पता है, ये दौड़ किया सऊदी अरेबिया का भाई एक बात आपको बतानी है, सऊदी अरेबिया की क्या प्रॉब्लम हो गई, हर हफ्ते दौड़ाता है। उनका आपको पता है भारत में एक मस्जिद का विध्वंस हो गया, और तुम भारत को ऑयल की सप्लाई करना बंद कर दो। सऊदी अरेबिया ने कहा यार तुम बहुत लफड़े वाली बात करते हो, ये बिजनेस का मामला है, भारत में कोई ध्वंस होगा तुम्हें। पाकिस्तान ने कहा भाई ये इस्लाम का मामला है, तुम कह रहे हो भारत का मामला है। सऊदी अरेबिया ने कहा हाँ बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम तुम मिलकर इस्लाम चलाएंगे, उसमें भारत को मत लपेटो। पाकिस्तान का भाई आपने दिल दुखाया है, तब भी भारत को धमका तो दो कम से कम एक बार। सऊदी अरेबिया का चलो एक बार फोन कर देते हैं। अभी 370 हटा था, पाकिस्तान दौड़ते हुए सऊदी, ईरान पैदल ही गया था सऊदी वहां तक। अरे ना सच में बता रहा हूँ आपको, जहाज था नहीं उसके पास, अर्थव्यवस्था खराब है, भागा भागा का सबका भाई। आपने सुना है? अरे मेरे बच्चों, पाकिस्तान पाकिस्तान के केंद्र में सऊदी अरेबिया का रहा है, वो इस पाकिस्तान के पास देखो एक ही, पाकिस्तान के पास इस्लामी राष्ट्रवाद के अलावा उसके पास बेचने को कोई आधार है नहीं, तो घूम फिरा के वही बात करता है, और उसका तो ना भी भारत विरोध में चलती है। फिर वहां गया, भाई तुमने सुना कश्मीर से 370 हट गया? सऊदी अरेबिया ने कहा हमने सुन लिया है, बताओ क्या करें? कहा भाई तुम सारा अपना संबंध जो वहां तुम्हारा इन्वेस्टमेंट जाने वाला है महाराष्ट्र में, खत्म करो। सऊदी अरेबिया ने कहा भागोगे या कुछ और बताए तुमको, बेकार की बात करते हो तुम। अरे बिजनेस को उससे अलग रखो, पॉलिटिक्स से, वो भारत का आंतरिक मामला है। पाकिस्तान ने कहा भाई तुम वही सऊदी अरेबिया हो जिसने ओआईसी बनाया था, और अरे मेरे बच्चों, पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस 69 में बनवाया, उसके उसी के मेंबर 54 इस्लामी देश हैं, ये पाकिस्तान की करामात है। और जब 1969 में भारत के फखरुद्दीन अली अहमद को मैंने भेजा था कि भाई आप भारत का रिप्रेजेंटेटिव, पाकिस्तान धरने पर बैठ गया। पाकिस्तान ने कहा भारत का रिप्रेजेंटेटिव ओआईसी में? पाकिस्तान ने केवल भारत से पूछो इस्लामी राज्य है भारत? भारत ने कहा भाई इस्लामी राज्य नहीं है, फिर भी हमारे यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन पाकिस्तान से ज्यादा है। पाकिस्तान का बिल्कुल नहीं, ये संगठन केवल इस्लामी राज्यों के लिए है, तुम अंदर आ जाओ, मां कसम मैं तुमको घुसने नहीं दूंगा। सच में पाकिस्तान ने घुसने हमको नहीं दिया मेरे बच्चों, सच में घुसने नहीं दिया। पाकिस्तान का यहाँ बड़ा पुराना रिश्ता है, लेकिन
एक बात याद रखिए मेरे बच्चों, दुनिया भावना से नहीं एटीएम से चलती है, यही बात याद रखना है। अंत में क्या काम करता है? अब पाकिस्तान के पास एटीएम है, उसमें कुछ पैसा रह नहीं गया है, इसलिए ये सारे देश भारतीय बाजार पर गिद्ध दृश्य जमाए हुए हैं। भारत इनसे फायदा लेना चाहता है, लेकिन लफड़ा ये होता है इसमें। वेस्ट एशिया में लफड़ा क्या, देखो साउथ ईस्ट एशिया में, सेंट्रल एशिया में एक बार प्रधानमंत्री जाएगा, पांचों को निपटा लेगा। एक बार जाएगा पांचों के यहाँ जाएगा। ईस्ट में जाएंगे एक बार जाएंगे, 10 के साथ मिल लेंगे, उसमें कोई लफड़ा, किसी को साथ खड़े में लफड़ा नहीं है। लेकिन यहाँ अगर हम इनके पास जाएंगे, इसकी नजर चढ़ी हो जाएगी। जब सऊदी अरबिया में जाएंगे, ईरान का भाई उधर आजकल ज्यादा दौरा हो रहा है। चीन ने, अभी चीनी भी तब तक बीच में आ गया, चीन ने कहा देखो हम लफड़ाई खत्म कर देते हैं। चीन ने कहा याद रखो, हम सऊदी अरबिया ईरान को मिलवा देते हैं। लेकिन इतना आसान है क्या सऊदी अरबिया ईरान मिल जाएंगे? सऊदी अरबिया ईरान का मिलना इतना आसान है नहीं। और सवाल ये है, और जब इनके साथ हम संबंध बनाएंगे, ये सब ठीक है। अभी यूएई के साथ, यूएई में भारतीय प्रधानमंत्री की 5 बार यात्रा हो चुकी है। ये उनके कार्यकाल में किसी भी देश के द्वारा की गई सबसे अधिकतम बार की यात्रा है। तो आप समझ सकते हो यूएई का महत्व कितना ज्यादा है। पैसे वाला देश है। पैसा, जब यूएई चलता है पैसा अगल बगल ऐसे गिरता रहता है। जैसे हमारे बारात में पैसा लुटाया जाता है ना, बारात में पैसा लुटाया जाता है, तो उसमें तो मैंने देखा कई होशियार लोग हैं जो, अरे भाई बारात में पैसा लुटाया जाए तो लूट लो, उसमें स्टेटस मत देखो कि पता नहीं कोई क्या सोचेगा। कमाल की बात है। उसमें ये मत सोचो कितना अच्छा कपड़ा पहन रखा है। दूसरी बात, लफड़ा ये है, तब तक हमने क्या किया, जब इन सबके साथ संबंध बनी रहा था तो इसराइल हमारे पास आया। उन्होंने कहा भाई देखो, सबके साथ संबंध बनाते हो, हमसे इतनी बेरुखी क्यों? हमने कहा इसराइल भाई बात तो ठीक कह रहे हो। इसराइल के साथ भी हाथ मिला लिया। जैसे इसराइल के साथ हमने संबंध बनाया, फिलिस्तीन ने कहा भाई तुमने हमारा साथ छोड़ दिया। हमने कहा दोनों के साथ है, क्योंकि वंस अपॉन टाइम, एक समय की बात है, हमने सारे पश्चिम एशियाई देशों के साथ इसलिए संबंध बना रखा था कि काश वो हमें कश्मीर पाकिस्तान के बजाय हमें समर्थन देंगे, हमारे मुद्दे पर समर्थन करेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, कई बार तो ऐसा लगा कि वेस्ट एशिया के साथ संबंध वन साइडेड लव अफेयर जैसा हो गया। हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, एक संगठन बना कर रखे थे, फ्रस्ट्रेटेड वन साइडेड लवर्स एसोसिएशन। उसका फुल फॉर्म था फोसला। और हमारा तो वेस्ट एशिया था, अरे पहले सुन तो लो मेरे बच्चों। अच्छा बाकी अगली क्लास में।